आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी अनाथ लड़की। तो चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो, मुझे रोना आता है। मुझे भी साथ ले चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं भी चलूँगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँ। मदरसे के एक अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा। माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को भी पिघला सकता है। बेकसी और यतीम को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उनके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मीयता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थी और उसका चेहरा चांदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाज़ा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफे को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जड़ा दबाने से चू चू करने लगी और रोहिणी यह प्यार संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की नई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उस चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपने सहेलियों की दिखाने की बेचैनी। सुंदर के जूते अच्छे सही, लेकिन उसमें ऐसे फूल कहाँ? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आया और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्यों का हार्दिक आनंदन उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैर से लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छुपी हुई थी। गुप्त चिंता संजीव चित्र मालूम होती थी। उसके लिए ज़िंदगी में कोई सहारा नहीं, मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा, मुँह जरा देख लिए, उसकी आंखों में उम्मीद और ज़िंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तो इतनी देर कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं मोटर पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों,
तुम्हें मेरे बाबा न हो? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा। हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनके मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा। अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया। मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्सत से मैंने बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। यह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज़ है। रुक्मणी अभी से सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवाज्जुब करूं। उसने सेठ जी का नाम सुना था। उनका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उनके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज जब शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मोढ़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया, पास के ठाकुरद्वारे से घंटे और नगाड़ों की आवाज़ आने लगी तो उन्होंने ज़रा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा तब उसे देखने आऊँगा। उसके पालन पोषण का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फ़िक्र मत करो। मैं उसका वजीफ़ा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखों में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उनके पैरों पर पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उनके मन में आई थी। जब सेठ जी चले गए तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई। उसकी बाकी सज धज आँखों में खूबी जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियाँ उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और खूब ललचती थीं। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरह विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया में ससवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एकदम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेज़ी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुड़िया के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर से तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटी एक ही दर्जे के साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब अपना पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उनकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुनहरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य से अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव, गीत का सा आत्मीय रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आँखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी, उसे ईचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटी की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था।
अमेरिका के अखबार में हिंदुस्तानी नौजवान की शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए मुंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इसी उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में अब तो तैयारी हुई। रोहिणी को एकदम के लिए भी चैन न मिला था। यह पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत ही अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, काट छाट में वह पवन जिसने उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया जैसे वह उनकी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा सामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है। जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश में स्त्रियों में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा श्रेष्ठ और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हत्थों पर। कुछ मनचले लोगों ने सामियाने की रस्सियाँ पकड़ी और उन पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियाँ टूटी, कहीं कुर्सियाँ उल्टी। कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई किसी के नीचे। ज़्यादा तेज लोगों ने धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीली राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल की बुराइयों को मिटाता है और उससे ज़िंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगार पैदा हो जाती है। गीत बंद होने पर तारीफ़ों की एक आवाज़ न आई, वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। यूँ तो दोस्तों की मंडली में उनकी व्यक्तित्वता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवकूफ़ कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किलों से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च कर दिया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई।
चलते वक्त उसके गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को रोक ना सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूति आंखों से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही ना रहा, रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है, तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखे विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भरकर अपना दर्द दिले सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे। रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतें में इसकी चर्चा होने लगी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बात आई। उसमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने भी थे। लेकिन जब रुक्मणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो ये यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को मुंबई से लौटे 1 महीने हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को मुंबई में देखा है मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे बेचैनी है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों के सेज पर ना सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक एक आदमी उसी आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुँह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन यह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपनी हाथों से बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि में वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहो अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना और ज़्यादा क्या लिखो। नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला मुंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन, शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दरो दीवार मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगल चारण का सुहाना राग उस रुपहड़ी चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरने मारने लगा। दूल्हा आया। उसने देखा कि लोग हैरत में आ गए हैं। यह नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों में प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जुबान से कहे। विवाह की वो मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन, शक्ति, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मीय शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाचदाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बगीचे में जाकर एक ब्रेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तू मेरी अपनी बेटी हो गई। तो कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।